हेलो व्यूअर्स। हो गया दूसरा मैच भी। दूसरे मैच में भी लंबा लेटा दिया बांग्लादेश को और बहुत ही बढ़िया काम हुआ। बहुत एकदम वन साइडेड तरीके से जो बांग्लादेश को धोया है इंडिया ने, बड़ा मजा आया। और ये मैं तो कहता हूँ बहुत ही सही बदला लिया है इंडियन टीम ने। जो बांग्लादेश में जो ये नालायक लोग ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ना, इसका बहुत सही बदला लिया। इससे बढ़िया कोई बदला हो नहीं सकता था। और इसमें एक आदमी ने और बहुत बढ़िया साथ दिया है इंडियन टीम का, और वो है बांग्लादेश का लिटन दास। उसको भी मैं सही बता रहा हूं, उसको भी लग रहा होगा हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेशी कर रहे हैं, वो इससे बढ़िया कोई मौका हो नहीं सकता था उसके पास बदला लेने का, इससे कि उसने पूरी सीरीज में कोई स्कोर ही नहीं किया है। मतलब वो जिस तरह के शॉट मार रहा है उससे ये समझ में आ रहा है कि बिल्कुल वो गिन गिन के बदले ले रहा है जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में। और तो बेचारा कुछ कर नहीं सकता, वहां तो वो अकेला है। तो इस वजह से वो जिस तरह से शॉट मार रहा है तो वो यही बता रहा है कि तुमको मैं देख लूंगा, और मतलब मैं देख रहा हूं तुमको। तो ये तो बहुत सही काम कर रहा है लिटन दास। बढ़िया है, ऐसे ही करता रहे तू। खैर वो कुछ कर भी लेगा तो क्या हो जाएगा। ये बाकी जो नालायक लोग जो मदरसा छाप जो बाकी 10 खेल रहे हैं उनकी टीम में, उनका क्या होगा। किस तरह से गेम खेल रहे हैं। पहले गेम में हारे, बुरी तरह से हारे। मतलब 12वें ओवर में मैच हार गए। उसके बाद आज 86 रन से मैच हार गए। मतलब क्या घटिया टीम है ये बांग्लादेश की। और इससे भी ज्यादा मजेदार बात आप ये देखिए, बांग्लादेश जितने मैच हार रही है यहाँ, जितनी बांग्लादेश की चीचा लेदर हो रही है, उससे डबल चीचा लेदर वो बेकारी पाकिस्तानियों की हो रही है। इधर बांग्लादेश हार रही है, उधर पाकिस्तानियों को गालियां पड़ रही है। और इंडियंस तो कम दे रहे हैं, पाकिस्तानी ज्यादा दे रहे हैं गालियां कि तुम इस बांग्लादेश से इतनी बुरी तरह हारे, जिसकी की धुलाई इंडिया इतनी बुरी तरह से कर रहा है। और वो पाकिस्तानियों की तो आज इंग्लैंड ने हालत खराब करके रख दी। आज एक दिन में 400 रन ठोक दिए उन्होंने। उधर जो रूट डबल सेंचुरी मारने पे जा रहा है, हैरी ब्रूक मारे दे रहा है डबल सेंचुरी, वो भी मारेगा कल। और ये पाकिस्तानी नालायक कहीं के, आज टेस्ट मैच का इनका तीसरा दिन था। एक तो इन लोगों ने ऐसी रोड बनाई हरामखोरों ने, मतलब ये देखिए आप, बेशर्मी की हद। रोड बना के रख दी बिल्कुल, और उस पर बना दिए 550 और बड़े खुश हो रहे थे। और मैं देख रहा था वो राशिद लतीफ उनका एक नालायक है, और एक उसके साथ वो एक बेवकूफ डॉक्टर आता है। और ये इतने फेनेटिक हैं कि पहले 2 दिन में इतनी तारीफें कर रहे थे पाकिस्तान की, क्या बैटिंग और क्या शान मसूद और क्या फलाना और क्या ठिकाना। और 550 रन बनाने के बाद इनको लगा अब तो हम इंग्लैंड को लपेट देंगे। और इंग्लैंड ने जो शुरुआत की है, तो पहले ही दिन में 86 ठोक दिए, और उसके बाद आज 400 रन ठोक दिए उन्होंने। तो उन्होंने 4 विकेट पे ही बना दिए 500 रन। अब इनका क्या होगा। अभी 2 दिन बाकी है। पाकिस्तानी ये इंग्लैंड से ये टेस्ट मैच भी हार जाएंगे रोड बनाने के बाद भी, क्योंकि अभी होगा क्या, इंग्लैंड चढ़ा देगा इनके ऊपर 100-150 रन की लीड। क्योंकि अभी तो 50 रन की लीड बची है बस। 50 रन के बाद उनके 6 विकेट बाकी हैं। वो 100-150 रन की लीड जहां उन्होंने बनाई, तीसरी पारी में पाकिस्तान आप देखना, मैं बता रहा हूं 125 पे ऑल आउट हो जाएगी। ये तीसरी पारी इतने खतरनाक खेलते हैं ये मदरसा छाप पाकिस्तानी। तो खैर वो तो बात अलग है। अभी हम बात करते हैं आज के मैच में क्या हुआ। आज देखिए वही हुआ जो हम कह रहे थे या जो हम चाहते थे, कि आज बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया और उन्होंने कहा इंडिया से कि आओ तुम बैटिंग करो। मैं एक्चुअली चाहता भी था ऐसा हो। और फिर उसके बाद हमारा फेवरेट सेगमेंट पिच रिपोर्ट में वही टकले मुरली कार्तिक ने फिर से बोल दिया कि ये तो बहुत रन बनेंगे इस पे, क्योंकि आईपीएल में रन बनते हैं। और आईपीएल में रन बनते हैं, हर मैच में ही रन बनते हैं, तो यहाँ पे भी रन बनेंगे। पार्थिव पटेल भी कह रहा कि 245 बन जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। और जब मैच शुरू हुआ और इंडिया की बैटिंग शुरू हुई तो बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रही थी। अब वो बेचारे ओपनर्स फंस गए उस चक्कर में। ओपनर्स के साथ ऐसा हो जाता है, अब क्या करें, क्योंकि उनको तो मारना ही है। इसमें मैं देखिए ना तो संजू सैमसन को दोष दूंगा, ना मैं अभिषेक शर्मा को दोष दूंगा, क्योंकि बॉल अगर बल्ले पे नहीं भी आ रही है तो ऐसे में ओपनर्स को तो मारना ही है, क्योंकि बाद में फिर विकेट इजी हो जाने वाला है। बाद में विकेट इजी हो जाएगा तो आप कम से कम हार्ड बॉल का और पावर प्ले का इस्तेमाल तो करो। तो आपको तो चाहे बल्ले पे आ रही हो बॉल या नहीं आ रही हो, आपको तो मारना ही मारना है, खासतौर पे इंडिया में।
क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि वो शुरू में अगर विकेट कुछ ऐसा टैकी टाइप का भी हो, मतलब स्पॉन्जी बाउंस वाला, तो भी बाद में वो इजी हो जाता है, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में फिर ड्यू भी आ सकती है। तो इस चक्कर में इन्हें मारना रहता है, तो वो बेचारे दोनों आउट हो गए। सूर्या भी आउट हो गया यहाँ, मतलब 41 रन पे ही इनके 3 विकेट गिर गए थे। जब स्काई आउट हो गया छठे ओवर में, वो स्काई भी ऐसे ही आउट हो गया क्योंकि बॉल बल्ले पे आ नहीं रही थी। लेकिन उसके बाद नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह, मतलब नीतीश रेड्डी को मैं उतना क्रेडिट नहीं दूंगा जितना रिंकू सिंह को आप देखिए, जब भी वो बैटिंग करने आता है उसके चेहरे से कुछ पता ही नहीं चलता। वो वाकई, जैसा उसने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी कहा ना, जब उसका इंटरव्यू लिया ये टकले कार्तिक ने, तब वो उसको कह रहा था मैं माही भाई से बात करता रहता हूं, मैं माही भाई से पूछता रहता हूं। उसका मैनरिज्म बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह है। उसके चेहरे से आपको पता ही नहीं चलता कि वो टेंशन में है या नहीं है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वालिटी है। चाहे कोई क्रिकेट खेलता हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे जॉब करता हो, लेकिन प्रेशर में इस तरह से चेहरे से दिखाई ना देना कि प्रेशर में हो आप, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है ये। और ये शो करता है कि आदमी मेंटली बहुत, एक तो काम एंड कलेक्टेड है, दूसरी बात वो अपनी लाइफ में बहुत बहुत ज्यादा प्रेशर झेल के आया हुआ है। तो ही हैज गॉन थ्रू ऑल दिस प्रेशर। तो इस वजह से उसका मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। वो हमेशा, जब भी उसकी बैटिंग आती है, वो हमेशा ही प्रेशर में रहता है। अच्छा, अभी कोई आदमी ये कह सकता है कि भैया आज तो वो 41 फॉर 3 आया था छठे ओवर में, तो मान लिया कि प्रेशर था, लेकिन जब वो आखिरी में आता है तब किस बात का प्रेशर? भाई साहब, तब भी उसके ऊपर प्रेशर रहता है। अब अगर आपकी बैटिंग आ जाए जिसमें आपको सिर्फ 9 बॉल खेलने को मिले और आपकी टीम का स्कोर अगर मान लीजिए 220 रन है और आपको 9 ही बॉल खेलनी है, तो फिर आपके ऊपर प्रेशर इस बात का है कि भैया 9 बॉल में आपको 18 रन बनाने। तो प्रेशर तो उस जैसे बैट्समैन के ऊपर हमेशा ही रहेगा जो इस पोजीशन में आता है। तो या तो विकेट जल्दी गिर चुके होंगे, और या फिर पहले ही बल्लेबाजों ने खूब लूट लिया होगा मेला, तो उसके बाद आपको खेलने के लिए बॉल कम मिलेंगी। लेकिन आपके ऊपर प्रेशर ये है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा बना सकते हो बनाओ। अगर उन 9 बची हुई बॉलों में आपने 10 रन बनाए तो आपको भरपूर गाली पड़ेगी। तो ये हमेशा ऐसे बैट्समैन प्रेशर में रहते हैं। और ऐसा ही एक बैट्समैन था ऑस्ट्रेलिया का माइकल बेवन, वो भी हमेशा ऐसी सिचुएशन में आता था और वो हमेशा बढ़िया खेलता था, बहुत बढ़िया फिनिशर था वो भी। तो उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और रिंकू सिंह ने खेलना शुरू किया और 41 फॉर 3 था इनका स्कोर छठे ओवर में। और लेकिन उसके बाद देखिए, अब नीतीश कुमार रेड्डी तो फिर भी थोड़ा धीरे धीरे ही खेल रहा था। एक टाइम था जब वो 13 बॉल में 13 रन ही बनाए थे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, महमूदुल्लाह ने जो बॉलिंग की है उसमें उस नालायक ने वो एक नो बॉल फेंक दी। अब सुनील गावस्कर कह भी रहे, सुनील गावस्कर ही क्या, आपने देखा होगा, मैं भी हमेशा ये कहता हूं कि भैया ये नो बॉल फेंकना वनडे मैच में या T20 में क्रिमिनल है ये। उससे हुआ क्या कि वो जो एक नो बॉल फेंकी उसने, उसके बाद जो फ्री हिट मिली उस पर नीतीश कुमार रेड्डी ने छक्का मार दिया। और उसके बाद तो फिर वो तो बिल्कुल खुल ही गया एकदम। उसने तो 3-4 छक्के जड़ दिए एकदम। फिर तो उसने सभी की धुलाई कर दी। हालांकि ये है, देखिए कि दिल्ली का ये जो मैदान था अरुण जेटली स्टेडियम, ये बहुत ही मेरी नजर में कोई बहुत अच्छा मैदान नहीं था ये। मतलब 60 मीटर की बाउंड्री है यार, 60 मीटर की बाउंड्री। अब उसके बाद देखिए, हमने ये देखा, सुनील गावस्कर हमेशा हर छक्के के ऊपर कह रहे थे, अरे ये छक्का भले ग्राउंड बाउंड्री छोटी है लेकिन ये तो दुनिया के किसी भी ग्राउंड में छक्का हो जाएगा। देखिए, एक बात है, मैं आपको बताता हूं व्यूअर्स, एक 60 मीटर की बाउंड्री है तो बैट्समैन को ये बहुत अच्छी तरह पता रहता है कि मुझे बस 60 मीटर ही क्रॉस करना है, और उसके चक्कर में वो इतनी जोर से शॉट मारता है कि वो बॉल 90 मीटर तक चली जाती है। लेकिन वहीं अगर बाउंड्री 80 मीटर की होगी तो ये ही बैट्समैन छक्का मारने की कोशिश ही नहीं करेगा, क्योंकि इसे लगेगा कि यार मैं नगर जरा सा कम ज्यादा हुआ तो कैच हो जाएगा। इस चक्कर में क्या होता है कि बड़ी बाउंड्री वाले जब ग्राउंड्स होते हैं ना, वहां पे बल्लेबाजों को परेशानी होती है, वहां वो छक्के नहीं मार पाते। लेकिन छोटी बाउंड्री जहां होगी 60 मीटर की या 65 मीटर की या 70 मीटर की, वहां बल्लेबाज 100 मीटर के छक्के मारते हैं, क्योंकि वहां दिल बड़ा हो जाता है ना उनका कि अरे ये बाउंड्री तो हम वैसे ही क्रॉस कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। और यही कारण है कि इंडिया जो अभी श्रीलंका गई थी ना, श्रीलंका में जो हारे थे ये लोग, वहां पे वो
तिकड़मबाज जैसी शक्ल वाला वो जो है ना महेश तीक्ष्णा, उसने तो कह भी दिया था ना बाद में, जब इंडिया की मिट्टी पलीत करते हुए उसने बोला था, इंडिया की भरपूर बेइज्जती हुई थी उसमें, और इसी ने की थी तीक्ष्णा ने, कि हमको पता है कि ये लोग आईपीएल में छोटे छोटे ग्राउंड्स में खेलते हैं, तो यहाँ इनको बड़ा ग्राउंड दे दो और स्पिनिंग ट्रैक दे दो तो ये नहीं खेल पाएंगे। और फिर उन्होंने भूसा भर के भेज दिया था इंडियन टीम में, और पूरी की पूरी इंडियन टीम, वो जो वर्ल्ड कप विनर टीम थी, वही गई थी खेलने, वो फिर भी हार के आए थे नालायक लोग। तो यही कारण है कि भैया बड़े ग्राउंड में बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो छोटे ग्राउंड में हर कोई खेल लेता है। लेकिन ठीक है, वो छोटा ग्राउंड बांग्लादेशियों के लिए भी था, लेकिन बांग्लादेशियों का कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया से, इनके साथ ऐसा ही होना था। तो यहां से फिर जो मारना पीटना शुरू किया इन लोगों ने बुरी तरह से, तो 149 तक स्कोर ले गए, 108 रन की पार्टनरशिप कर दी इन लोगों ने, दोनों ने। फिर उसके बाद अपना रिंकू सिंह आउट हो गया 17वें ओवर में, सॉरी 14वें ओवर में हुआ नीतीश रेड्डी आउट, रिंकू सिंह हुआ 17वें ओवर में आउट, और फिर रियान पराग ने भी बना दिए रन। रियान पराग की अब बैटिंग आखिरी में आई, 6 बॉल में 15 रन बनाए, उसने 2 छक्के मारे, तीसरी फिर छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया। लेकिन ठीक है, अब देखिए यही बात मैं फिर से कहूंगा कि रियान पराग को अब अफसोस हो रहा होगा कि इसने जिम्बाब्वे में रन क्यों नहीं बनाए। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आसाम के जितने लोग हैं जो अब दुखी हो रहे हैं, और जो उस टाइम मुझसे बहस कर रहे थे कि आप फालतू में क्रिटिसाइज कर रहे हो रियान पराग को, तो ये फायदा ये हुआ ना, इसने वो जिम्बाब्वे के 3 मैचेस में कुछ 22-25 रन बनाए थे चौथे नंबर पे बैटिंग करते हुए। अगर इसने वहां रन बनाए होते तो इसका चौथे नंबर का स्पॉट नीतीश कुमार रेड्डी ने ग्रैब नहीं किया होता। अब आज नीतीश कुमार रेड्डी ने, एक तो पहले मैच में चौथे नंबर पे आया, उसने 16 बॉल में 15 रन बनाए, कोई बात नहीं, नॉट आउट रहा। आज के मैच में जब चौथे नंबर पे आया, एक तो सिचुएशन खराब थी, 3 विकेट गिर चुके थे जल्दी, विकेट आसान नहीं था खेलने का, बहुत प्रेशर हो गया था। वहां जाके इसने 73 रन बना दिए, और उसके बाद 74 रन बनाए 34 बॉल्स में, 7 छक्के मारे, 4 चौके मारे, और उसके बाद 2 विकेट भी ले लिए। अब रियान पराग का नंबर चौथे पे कभी नंबर नहीं आएगा, अब हमेशा नीतीश कुमार रेड्डी ही खेलेगा। तो फिर गया ना आपका, एक इतनी आसान सीरीज में आपके हाथ में था रन बनाना, आपने नहीं बनाए, मौका गया हाथ से। अब आप आओगे 7वें नंबर पे बैटिंग करने। आज भी बैटिंग कितनी आई, 7-8 गेंदों के लिए बैटिंग आई। वो तो भला हो सूर्य कुमार यादव का, जिसने उसे बॉलिंग दे दी। सूर्य कुमार यादव ने कप्तानी बहुत अच्छी की, कुल मिला के खैर 221 रन बनाए इंडिया ने 9 विकेट के ऊपर 20 ओवर में। बेवकूफ वरुण चक्रवर्ती, ये नालायक आखिरी ओवर इतना गंदा खेले हैं, एक्चुअली इनको 10-15 रन और बनाने चाहिए थे, लेकिन इस बेवकूफ वरुण चक्रवर्ती से कोई पूछे, तू छक्का मारने चल दिया उधर दूसरे एंड पे, वहां वो खड़ा हुआ है वॉशिंगटन सुंदर, इतने अकल नहीं है, छक्का मारने जा रहा है। ये बाहर से इनको समझा के नहीं भेजते क्या कि तुझे क्या करना है, सिंगल लेके चुपचाप वॉशिंगटन सुंदर को देना है स्ट्राइक। वो वॉशिंगटन सुंदर पूरा नॉन स्ट्राइकर एंड पे ही खड़ा रह गया, उसको एक भी बॉल खेलने को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि जो वरुण चक्रवर्ती के आउट होने के बाद अर्शदीप सिंह आया, उसने छक्का मार दिया, उसकी अगली बॉल पे वो आउट हो गया। फिर उसके बाद बचा ही क्या था, फिर आखिरी में जो आया टेलेंडर, उसके पास तो एक ही बॉल थी खेलने के लिए, हो गया मैच। वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल ही वेस्ट हो गया नॉन स्ट्राइकर एंड पे। तो ये इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो यही तो छोटी छोटी क्रिकेट की बारीकियां हैं जो ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद भी इन लोगों को समझ में नहीं आती है, मुझे समझ में नहीं आता। मेहंदी हसन मिराज की अच्छी धुलाई, 3 ओवर में 46 रन दिए उसने। तस्कीन अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, बहुत अच्छी बॉलिंग की उसने। खैर शुरू में बॉल बल्ले पे आ भी नहीं रही थी, लेकिन उसने विकेट पे तो डाली बॉल। 4 ओवर में 16 रन देके 2 विकेट लिए। तंजीम हसन साकिब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4, लेकिन पिटाई हो गई उसकी बाद में, लेकिन पहले उसने अच्छी बॉलिंग की। मुझे लगता है कि उसको शुरू में ही 3 ओवर दे देने चाहिए थे, जब बॉल में कुछ हो रहा था। उस टाइम 3 विकेट इंडिया के हो भी चुके थे, उस टाइम 1 विकेट और लेने की कोशिश करनी चाहिए थी इनको। वहां पे इसने गड़बड़ कर दी, जो ये इसको महमूदुल्लाह का विकेट ओवर दे दिया। मुस्तफिजुर ने अच्छी बॉलिंग की शुरू में, बाद में उसकी भी पिटाई हुई। 4 ओवर में 36 रन दे के 2 विकेट। और रिशाद हुसैन नालायक, बताइए आप, वो लेग स्पिनर, 3 ओवर में उसने 55 रन दिए और आखिरी ओवर में उसको 3 विकेट मिल गए। गजब ही हो गया। कभी कभी ऐसी किस्मत साथ देती है गधों का कि बस क्या बताऊं मैं। बस फिर उसके बाद क्या, इंडिया की जो बॉलिंग आई, तो पहले ओवर में ही अर्शदीप के 3 चौके जड़ दिए उसने, इमॉन ने, परवेज हुसैन इमॉन। और उसके बाद जब उसने आउट किया अर्शदीप ने, तो ऐसे गुस्से में घूर रहा था उसको
जैसे एक बार आईपीएल के मैच में भी किसी ने उसको मारा था तो उसको भी ऐसे घूर रहा था बहुत बुरी तरह से। अच्छा है कुछ बोलता नहीं है, लेकिन हाँ उसके चेहरे से पता चल जाता है कि बेटा तूने मेरे को बहुत चौके मारे, ले निकल ले अब यहाँ से। लिटन दास ने तो पूरा पूरा इंडिया का साथ दिया और लिटन दास ने अपने हिंदू होने का पूरा पूरा परिचय दिया है और हमको बड़ी खुशी हुई इस बारे में। और अब ये मुझे समझ में आ गया है कि अब अगले मैच में भी ये ऐसे ही इंडिया का सपोर्ट करेगा। संतो आया, संतो को कुछ समझ में ही नहीं आया। वॉशिंगटन सुंदर, वो कमेंटेटर्स कह भी रहे थे कि इसकी बड़ी वीकनेस है ऑफ स्पिनर, और उसने प्रूव भी कर दिया। उसने सुंदर की बॉल पे वो मार दिया लॉन्ग ऑन पे छक्का, और बस छक्का क्या, पांड्या ने कैच पकड़ लिया। उधर तो ही हृदय को वो समझ में नहीं आ रहा है वरुण चक्रवर्ती, तो उसके चक्कर में उसने अभिषेक शर्मा के ऊपर घुमा दिया बल्ला, हो गया बोल्ड। जबकि अच्छा खासा खेल लेता है, लेकिन मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि बाकी बल्लेबाजों को ये लग रहा था कि अभी वरुण चक्रवर्ती आने वाला है तो फिर कैसे निपटेंगे उससे, तो बाकी दूसरों के ऊपर मार लो। तो उनको लगा कि अभिषेक शर्मा तो ये फर्जी बॉलर है, इसको पीट देंगे हम। उस चक्कर में अभिषेक शर्मा ने उसको बोल्ड कर दिया, यॉर्कर ही मार दी उसको। ऐसा ही है ये। सूर्य कुमार यादव ने बहुत अच्छा किया। और मैं देखिए, आप लोगों को व्यूअर्स याद होगा, मैं कुछ अभी 1-1.5 महीने पहले मैं हमेशा ये बात कह रहा था कि भैया ये जितने बॉलर्स हैं ना, सबसे बॉलिंग करवानी चाहिए। मैं तो कहता हूं वो यशस्वी जायसवाल से भी, वो लेग स्पिन करता है ना, उसको बोलो कि तुम लेग स्पिन की प्रैक्टिस करो और इसको ऐसे मैचेस में दे देने चाहिए। अब आज के मैच में जो इन्होंने बॉलिंग दी है अभिषेक शर्मा को, रियान पराग को, ये बहुत अच्छा काम किया। और यहां तक नौबत आ गई कि हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसा होना चाहिए। जब ऐसे मैचेस में आप मौका नहीं दोगे तो कब दोगे? आज नीतीश कुमार रेड्डी से उसने बॉलिंग करवा दी, ओपन करवा दिया, और उसने कहा भी कि अगर उसने रन अच्छे बनाए हैं तो मैं देना चाहता था उसको मौका। क्योंकि देखिए, ये क्रिकेट में ये कहा जाता है, किसी ने अगर बल्लेबाजी अच्छी की है ना तो उस दिन वो बॉलिंग भी अच्छी करेगा, या किसी ने बॉलिंग अच्छी की है तो उस दिन वो बैटिंग अच्छी करेगा। तो अगर ऐसे में कोई ऑलराउंडर है तो उसको मौका देना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया स्काई ने। अब स्काई ने किया या उसकी गौतम गंभीर के साथ ये मिली जुली थी थिंकिंग, जो भी है, कुल मिला के बहुत अच्छा काम हुआ। ये बहुत ही बढ़िया काम हुआ। महमूदुल्लाह ने जरूर कुछ कोशिश की, 41 रन बनाए, बाकी तो कोई कुछ कर ही नहीं पाया। सारे बॉलर्स ने विकेट ले लिए। इनका पहला विकेट गिरा 20 पे, दूसरा 40 पे, तीसरा 42 पे, चौथा 46 पे, पांचवा 80 पे। जब मेहदी हसन मिराज ने कुछ कोशिश की, कोशिश की रन बनाने की, लेकिन कोई कुछ ज्यादा कर नहीं पाए ये लोग। मेहदी हसन मिराज ने भी 16 रन बनाए, बस फिर क्या था, कुछ नहीं। इंडिया ने 3 और 3 6 कितने, 1 2 3 4 5 6 7 बॉलर से बॉलिंग करवाई। सभी को एक एक विकेट मिल गया, सभी को एक एक मिला, और वरुण चक्रवर्ती और नीतीश कुमार रेड्डी को 2-2 विकेट मिले। लेकिन यहाँ पे मयंक यादव ने, देखिए फिर आज भी मयंक यादव ने स्लोअर बॉल्स बहुत ज्यादा फेंकी है। उसने नो बॉल भी फेंकी, और नो बॉल के बाद जो फ्री हिट वाली बॉल थी वो तो चलिए उसने स्लोअर फेंकी, लेकिन कुल मिला के उसने बहुत ज्यादा स्लोअर बॉल फेंकी। और आज देखिए, रवि शास्त्री ने ये बात कही भी कमेंट्री में, जो हम पिछले मैच में डिस्कस कर रहे थे ना, कि ये बहुत ज्यादा स्लोअर बॉल फेंक रहा है, इसको स्लोअर बॉल नहीं फेंकनी है। आप ये देखिए, जो जाकिर अली को इसने आउट किया है, वो जाकिर अली को जो बॉल फेंकी थी वो 148 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे फेंकी थी, और शॉर्ट बॉल थी जिसके ऊपर वो हुक करने गया, पुल करने गया, और वो उसके ऊपर आ गई बॉल, क्योंकि बॉल फास्ट थी, वो उतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो तेज बॉल में बैट्समैन से मिस टाइम होता है शॉट। लेकिन ये मयंक यादव अगर ये नहीं सीखेगा, अगर वो लालच में आ जाएगा कि मैं स्लोअर बॉल करूं, तो ये पाकिस्तानी बॉलरों की तरह इसकी हालत हो जाएगी और टीम से बहुत जल्दी बाहर हो जाएगा। ये मयंक यादव को समझना चाहिए कि भैया तुम्हारी स्ट्रेंथ जो है वो 150 की बॉल है। अगर तुम ये 18 बॉल उसमें से स्लोअर फेंकोगे तो वही पाकिस्तानियों की तरह, हारिस रऊफ की तरह हाल हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए इसमें तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तुम अगर फेंको तो 150 फेंको, वरना तुम छुट्टी लेके घर बैठो। तो अब ये जरा मयंक यादव को किसी को समझाना चाहिए। तो चलिए व्यूअर्स, ये तो हो गया मैच, बांग्लादेश की हो गई मिट्टी पलीत, और होनी भी चाहिए थी। नालायकों की, ये किसी काम के नहीं है। और ये फैनेटिक लोग
इनको बस दाढ़ी बढ़ा के और कुछ तो भी बकवास हरकतें करने के अलावा इनको कोई काम नहीं है। इनको और पाकिस्तानियों को तो मेरी तरफ से तो ये गड्ढे में गिरे, भाड़ में जाए। ये भी आजकल बिल्कुल पाकिस्तान की राह पे जा रहे हैं, ये और इनका देश भी। तो इसलिए इनकी तो जितनी बेइज्जती हो उतना अच्छा है। बाकी आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि तीसरे मैच में अब क्या कोई चेंज होगा? मेरे ख्याल से अब अर्शदीप को शायद ये बिठा देंगे और अब हर्षित राणा को ले लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये तो चेंज कम से कम होना चाहिए। और क्योंकि बाकी तो ओपनर्स में तो किसी को नहीं, क्या क्या करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते। एक हर्षित राणा को ही ले सकते हैं, हर्षित इसको निकाल के अपने अर्शदीप को रेस्ट दे दें, या फिर हो सकता है ये हार्दिक पांड्या को रेस्ट दे दें। लेकिन हार्दिक पांड्या को कौन सा टेस्ट मैच खेलना है? तो उसको तो खिलाएंगे शायद ये। हार्दिक पांड्या थोड़ी टेस्ट मैच खेलने जाने वाला है और ना कोई वनडे सीरीज होने वाली है। तो हार्दिक पांड्या कहेगा यार मुझे तो खिलाओ यार, है ना। और फिर कौन है? मुझे नहीं लगता कि और कुछ चेंज हो सकता है क्या अर्शदीप के अलावा। कोई नहीं, क्योंकि बाकी तो देखिए नीतीश रेड्डी ये सब बच्चे हैं। रियान पराग को बैटिंग ही नहीं आई है, तो बैटिंग में किसको बिठा सकते हैं? अब बैटिंग में भी कोई है ही नहीं, मतलब सभी किसी की बैटिंग आई नहीं है। संजू सैमसन ने भी रन नहीं बनाए, तो उसको वो वैसे भी विकेट कीपर है वो अकेला। और क्या होगा, संजू सैमसन ने रन नहीं बनाए इसलिए उसको प्रैक्टिस करवाना जरूरी है। बाकी अभिषेक शर्मा, स्काई, फिर रिंकू सिंह, रियान पराग, नीतीश रेड्डी, हार्दिक पांड्या, बाकी कौन? हाँ, अब हो सकता है वरुण चक्रवर्ती को, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को बिठा के रवि बिश्नोई को खिलाएंगे क्या? क्योंकि रवि बिश्नोई को तो मौका देना पड़ेगा इनको एक, कि भाई तू भी फेंक ले अपनी गुगली फेंकेगा बस वो, और क्या। और तो मुझे लगता है कि शायद वरुण चक्रवर्ती को बिठा के ये रवि बिश्नोई को खिला ले, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती ने अच्छी बॉलिंग की है। तो अभी ऐसा तो नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती कोई बाहर हो जाएगा टीम से। तो इसलिए मुझे लगता है इन दो के अलावा और कोई तो मुझे नहीं लगता कि चेंज होगा। आप लोग बताइए व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि क्या कोई और चेंज हो सकता है क्या? अजितेश ने बोला है कि आई थिंक हर्षित राणा मे गेट अ चांस टू प्ले इन द रिमेनिंग 2 मैचेस। अच्छा, ये इन्होंने पिछले वीडियो के मैं कमेंट किया था, तो आज तो मौका नहीं मिला उसको। फिर अजितेश कह रहे हैं अफगानिस्तान वुड हैव बीन अ बेटर ओपोनेंट देन बांग्लादेश। अरे अफगानिस्तान तो 10 टाइम्स बेटर देन बांग्लादेश। अफगानिस्तान के सामने कहाँ कंपैरिजन है इनका? बांग्लादेशी नालायक कहेंगे, इनको बेवकूफ लोग हैं। आई थिंक द रिमेनिंग T20 मैचेस विल टर्न आउट टू बी बोरिंग। आज का मैच तो बिल्कुल ही बोरिंग हो गया। फिर गौरव चतुर्वेदी कह रहे हैं कि आने वाली न्यूजीलैंड सीरीज एक्साइटिंग होगी, इस पर आपके रिव्यू का इंतजार है। ये रिव्यू हम करेंगे, ये तीसरा T20 हो जाए उसके बाद मैं जरा देखता हूँ न्यूजीलैंड की टीम क्या है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम वहां श्रीलंका में यार बहुत बुरी तरीके से हारी यार। ये मेरे को उतना जमा नहीं। और फिर सुन रहे हैं, आज कोई बता रहा था मुझे कि वो केन विलियमसन भी शायद इंजर्ड हो गया, और उधर सऊदी भी कह रहा है कि मैं कप्तानी क्यों करूं, या पता नहीं क्या हो गया है। तो सुन रहे हैं कि शायद टॉम लेथम करेगा कप्तानी। उनकी टीम में टॉम लेथम ही है। और आज कोई बता रहा था मुझे कि वो केन विलियमसन बाहर हो गया है, तो उसकी जगह चैपमैन को ले लिया है। तो अब टेस्ट टीम में चैपमैन वगैरह नहीं चलेंगे, वनडे के प्लेयर्स ठीक है। केन विलियमसन का होना बहुत जरूरी था। दूसरा तो एक इनका वो रॉस टेलर तो खैर अब हो ही गया रिटायर, तो वो भी नहीं है। और ये मतलब न्यूजीलैंड की टीम काफी कमजोर हो गई है। ये 3-0 से धर देंगे इनको, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि बाकी जो लोग प्लेयर्स आ रहे हैं ना न्यूजीलैंड के, तो वो उन लोगों को टेस्ट मैचेस खेलने का एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया में। तो ये भले ही वो कहने को वो रन वन बना लेते, तो ग्लेन फिलिप्स वगैरह और ये, लेकिन ये टेस्ट मैचेस में इंडिया को थ्रेट नहीं कर सकते। तो ये वनडे मैचेस की T20 की बात अलग है, लेकिन ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। हालांकि ये ग्लेन मैक्सवेल नहीं यार, वो क्या नाम है उसका, ग्लेन फिलिप्स ने श्रीलंका में थोड़े पीटा पाटी की थी वहां। लेकिन यहाँ रेड बॉल में जब ये नए जो प्लेयर्स हैं ना न्यूजीलैंड के, जो खासतौर पे पहले नहीं खेले इंडिया में टेस्ट मैच, उनको मुश्किल हो जाएगी बल्लेबाजों को। बॉलर्स तो चलिए ठीक है, बॉलर्स उनके अच्छे हैं। एजाज अहमद की एजाज पटेल है वो है, और उनके 1-2 बॉलर्स तो अच्छे हैं, जैसे अपना वो सेंटनर को पता नहीं खिलाएंगे कि नहीं टेस्ट मैच। खिलाना चाहिए उसको, वो तो व्हाइट बॉल से ही बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, तो रेड बॉल से तो अच्छी करेगा, खिलाना चाहिए उनको। तो देखते हैं, खैर करेंगे हम प्रीव्यू।
बाय द वे, मैंने एक बहुत पहले कमेंट किया था रिगार्डिंग नीड ऑफ ए क्वालिटी ऑलराउंडर एट नंबर 7 एंड 8 पोजीशन। उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाइएगा। सेपरेट वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है गौरव, वो तो अंडरस्टूड है ना, क्योंकि अभी इंडिया के पास ऑप्शन कौन है। वो तो देखिए, नीड का तो सवाल ही नहीं है, ये तो इट इज अ गिवन कि आपके पास एक हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हार्दिक पांड्या टेस्ट मैच खेलता नहीं, मतलब किसी भी टीम में आपके पास छठे सातवें नंबर पे एक ऐसा ऑलराउंडर होना ही चाहिए। तो टेस्ट टीम में तो चलिए जडेजा और अक्षर पटेल वो कमी पूरी कर देते हैं हमारी, ठीक है ना, लेकिन वनडे में वो प्रॉब्लम आ रही है अभी, वनडे में और T20 में आ रही है। तो अब ये नीतीश रेड्डी को इसीलिए ये ग्रूम कर रहे हैं, नीतीश रेड्डी को ग्रूम कर रहे हैं ये कि भैया अब ये बिल्कुल इट इज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या। तो इसको हार्दिक पांड्या के साथ खिलाते रहो और उसके बाद धीरे धीरे जब हार्दिक पांड्या वेयर ऑफ हो जाएगा तब तक ये सेट हो चुका होगा। और ये है, इसमें क्वालिटी है, ये बैटिंग तो बहुत अच्छी करता ही है नीतीश रेड्डी। इसको बॉलिंग थोड़ी सी इंप्रूव करनी है अपनी, तो बॉलिंग में अगर ये थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेगा अपनी ना तो हो जाएगा काम। लेकिन अब पता नहीं इंजरी इसकी किस तरह की है, मुझे पता नहीं। तो आपने जैसे लिखा है लेंस क्लूजनर, तो लेंस क्लूजनर बिल्कुल वही है जो हार्दिक पांड्या, तो वैसा ही है ऑलराउंडर, और नीतीश रेड्डी वैसा हो सकता है। उसके अलावा तो और कोई अपने पास है ही नहीं, 140 करोड़ इंडियंस में कोई है ही नहीं। तो इसी वजह से तो हार्दिक पांड्या की हम नखरे झेलते रहे ना हमेशा। तो अब नीतीश रेड्डी आया है, देखते हैं क्या होता है। अब वो बीच में आया था वो कौन हिंगरकर नाम भूल गया मैं उसका, राज्यवर्धन हिंगरकर ऐसे ही कुछ नाम था ना उसका लड़के का। अब वो चेन्नई सुपर किंग्स में भी लिया था उसको, पता नहीं लेकिन उसका हुआ क्या, कहाँ है वो आजकल, उसका नाम ही नहीं सुनाई देता। यंग लड़के आते हैं और चले जाते हैं। किलर AK-47 कह रहे हैं युवराज इज ए जेवेल ऑफ इंडिया, अनलकी शर्मा टू गेट रन आउट, अभिषेक विल स्कोर 100+ रन, 50+ रन इन सेकंड 20 आई। अरे हाँ, आज कर तो देता, लेकिन आज विकेट ने थोड़ा धोखा दे दिया अभिषेक को। मुझे लग रहा था कि वो आज 50 क्या वो सेंचुरी मार देगा, लेकिन विकेट शुरू में बड़ा बेकार खेल रहा था, बॉल बल्ले पे आई नहीं रही थी, बेचारा आउट हो गया। और आशुतोष कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक ऑफ द कैप्टेंसी ऑफ फ्रॉम स्काई, वंडरफुल। ये तो अभी हमने डिस्कस किया ही ना, स्काई ने कप्तानी बहुत अच्छी की, बहुत बढ़िया की। और खासतौर पे जो अभिषेक शर्मा और रियान पराग से इनसे जो बॉलिंग करवाई, नीतीश रेड्डी से जो ओपन करवाई बॉलिंग, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया काम किया। मतलब वो मुझे तो लगता है कि मुंबई इंडियंस का कप्तान स्काई को बना देना चाहिए। हार्दिक पांड्या नालायक ने जो हरकत की थी कि मैं कप्तान ही बनूंगा, उस चक्कर में मिट्टी पलीत हुई हार्दिक पांड्या की, दुनिया भर की बेइज्जती हुई। और अभी अगर ये फिर हार्दिक पांड्या मुंबई का कप्तान बनेगा ना, इसकी फिर से बेइज्जती होगी। इसको समझना चाहिए इंटरनेशनल मैचेस का हार्दिक पांड्या अलग है, उसकी इज्जत अलग है वहां। जैसा कि मैं खुद भी कहता हूं, इंडियन टीम का जो हार्दिक पांड्या मैं उसको पसंद करता हूं, लेकिन मुंबई इंडियंस का जो हार्दिक पांड्या है उससे मुझे चिढ़ है। तो ये हरकत अगर फिर से कप्तान बनेगा ना, फिर इसकी मिट्टी पलीत होगी, इसकी बेइज्जती होगी, इसकी बूइंग होगी, सब कुछ होगा। मुंबई इंडियंस को चुपचाप इसको कप्तान बना देना चाहिए स्काई को, तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। रोहित शर्मा भी खेल लेगा सब, हार्दिक पांड्या से भी। वो हार्दिक पांड्या किसी दूसरे की कप्तानी के अंडर में ज्यादा अच्छा खेल सकता है, वो खुद कप्तान होके नहीं खेल पाता है ना, वो टीम को संभाल पाता है, और वो फिर बेवकूफ टाइप का है, वो लीडर नहीं है, ही इज नॉट अ गुड लीडर। जैसा कि हमने पहले भी वेस्ट इंडीज में देखा था ना, जब इसने 50 नहीं होने दी थी तिलक वर्मा की, तो कप्तान के तौर पे इसको अकल नहीं है। तो आशुतोष कह रहे हैं आई रीड हरभजन से हार्दिक डिजर्व्ड इट इन एन आर्टिकल रिसेंटली। अच्छा, आशुतोष का कहना यह है कि हरभजन शायद ये कह रहा है कि हार्दिक डिजर्व द कैप्टेंसी। ओके, व्हाट डू यू थिंक ऑफ देयर कैप्टेंसी एंड हु शुड टेक द लीड इन अदर फॉर्मेट्स एज वेल व्हेन रोहित इवेंचुअली रिटायर्स। तो मुंबई की कैप्टेंसी का तो मैंने बता दिया आशुतोष, देखो आपको अभी, ठीक है ना। मुझे लगता है स्काई को होना चाहिए। और रोहित जब रिटायर होगा तो टेस्ट मैच में तो अभी इनके पास कोई है ही नहीं कप्तान, क्योंकि टेस्ट मैच में तो कोई है ही नहीं, सीनियर प्लेयर है कौन टेस्ट मैच में, सारे तो यंग लड़के हैं। और शुभमन गिल का कोई ठिकाना है क्या अभी? शुभमन गिल अभी टीम में ही एस्टेब्लिश नहीं है। आज अभी आप कह सकते हैं क्या कि अगली 3-4 पारियों में अगर शुभमन गिल फेल हो जाएगा तो वो उसकी जगह बचेगी भी क्या टेस्ट टीम में? तो उसको तो वाइस कप्तानी से जो हटाया है वो बहुत सही काम किया है।
क्योंकि पहले भैया तू रन बना के अपनी टीम में जगह पक्की कर, तब तो वाइस कप्तानी और कप्तानी तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए टेस्ट टीम में तो बहुत ही खतरनाक मामला है इस टाइम कि कोई है ही नहीं, इसीलिए शायद इन्होंने कोई वाइस कैप्टन भी डिक्लेयर नहीं किया है। और अक्षर पटेल को कप्तानी या वाइस कप्तानी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है, ये बात तय है। ये बात आप लिख के रख लो कहीं भी कि जो अंग्रेजी नहीं बोल पाता है वो इंडियन टीम का कप्तान वाइस कप्तान कभी नहीं बन सकता, भूल के भी। इसलिए आप भूल जाओ, रिंकू सिंह कभी नहीं बनेगा, ये जडेजा इसलिए कभी नहीं बना, अक्षर पटेल कभी नहीं बनेगा, और रवि बिश्नोई कभी नहीं बनेगा। ये जो भी अंग्रेजी नहीं बोल पाते ये कभी नहीं बन सकते। ये इंडियन टीम का कोई स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब ये नहीं है कि जो अंग्रेजी नहीं बोलते वो स्टैंडर्ड के प्लेयर्स नहीं है, लेकिन आपका ये एक एम्बेसडर होता है कप्तान, दुनिया भर में जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करता है, और लैंग्वेज का ही बैरियर हो जाएगा तो क्या करेगा? पाकिस्तानियों की तरह क्या नाक कटवानी है क्या? देखिए, अंग्रेजी को हमें सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अंग्रेजी आना जरूरी है। कोई आदमी ये कहे कि मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो वो ठीक है, लेकिन आनी चाहिए आपको। अगर आपको आती ही नहीं है तो फिर तो आप कहोगे कि मुझे अंग्रेजी पसंद नहीं है। अरे भैया, यू शुड बी एबल टू से दैट आई हेट इंग्लिश। कैन यू से दिस, कैन यू मेक दिस स्टेटमेंट इन इंग्लिश दैट आई हेट इंग्लिश, आई डोंट लाइक स्पीकिंग इन इंग्लिश। लेकिन अगर आप ये कहो मुझे तो हिंदी से प्रेम है और मैं अंग्रेजी से नफरत करता हूं, और ये कह रहे हो आप हिंदी में, तो समझ में आ जाता है लोगों को कि तुमको अंग्रेजी आती नहीं है। तो वो एक हैंडीकैप हो जाता है। इस वजह से यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई है ही नहीं प्लेयर, कोई भी नहीं है। अब मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शामी के साथ भी वही प्रॉब्लम है। हाँ, जसप्रीत बुमराह एक है कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन आई एम पर्सनली अगेंस्ट अ बॉलर बीइंग अ कैप्टन। वो नहीं होना चाहिए। बॉलर के पास खुद को प्लानिंग करने के लिए इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, उसके ऊपर इतनी 50 चीजें सोचनी पड़ती हैं कि फिर वो कप्तानी भी दे दो उसको। तो ऐसे बहुत कम प्लेयर्स हुए हैं जो बॉलर होके अच्छे कप्तान रहे हो। ज्यादातर विकेट कीपर्स कप्तान अच्छे होते हैं। सबसे अच्छा तो विकेट कीपर ही होता है कप्तान, अदरवाइज उसके बाद बैट्समैन। तो वो उसके अलावा बॉलर को तो कभी बनाना ही नहीं चाहिए। और ऑलराउंडर तो आप भूल ही जाओ, ऑलराउंडर को तो बिल्कुल ही नहीं बना, क्योंकि उसको बैटिंग के बारे में भी सोचना है, बॉलिंग के बारे में भी सोचना है, तो वो जमता नहीं है मामला। इसलिए यहां बाकी वनडे में, अब वनडे में क्या हो सकता है? वनडे में भी यही है, इंडिया हार इसके अपने रोहित के बाद क्या होगा? कौन है ऐसा जो प्लेयर एस्टेब्लिश हो चुका हो अभी वनडे में? तो केएल राहुल के बारे में तो सोचना भी मत आप, उसको कप्तान कभी बना ही मत देना भूल के भी, उसका तो रहा सहा कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि ज्यादा कुछ मजेदार काम है नहीं इंडिया का वनडे और टेस्ट मैचेस में। T20 में तो स्काई है अभी, जब तक है तो है। तो चलिए व्यूअर्स, आप बताइए आपको कैसी लगी ये एनालिसिस और आप बताइए अगले मैच में क्या चेंजेस होने वाले हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।